हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.5 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.5 है ना, इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं? तो 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस सेट 4.5 है ना, इसके लिए मैं 3 वीडियोज बनाने वाली हूँ। सुन लीजिए कैसे कैसे रहेगा। तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो है ना, उसमें हम लोग 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड वीडियो रहेगा, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। और ये जो थर्ड वीडियो रहेगा ना, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, आप बोलेंगे दो दो बार क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व क्यों करना है? तो देखो, यहाँ पर जो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे ना, वो सिंपल वाला मेथड यूज करके सॉल्व करेंगे, यानी ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मेथड यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट वीडियो यानी कि थर्ड वीडियो रहेगा, इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे के मेथड का यूज करके। कौन सा मेथड बोलो जल्दी से? के मेथड। ठीक है, 2 मेथड है, एक तो सिंपल वाला ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला, दूसरा के मेथड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस देखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। लेकिन उसके भी पहले क्या देखेंगे हम लोग? तो जो कंसेप्ट है ना, उसको हम समझते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, किसको हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल सकते हैं? तो सुनिएगा ध्यान से। अगर ऐसा है इफ a अपॉन बी, सुनिए ये वाला रेशियो जो है ना, अगर इस रेशियो के इक्वल है, यानी कि a अपॉन बी किसके इक्वल है? b अपॉन सी के, तो फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बात समझ में आ रही है? मैं एक्सप्लेन करती हूँ, रुको, चिंता मत करो। हाँ, पहले लिख लेने दो। सुनो, यहाँ पर आपने क्या सिमिलैरिटी देखा कि ये जो a अपॉन बी है ना, जैसे जो पहला वाला रेशियो है, इसका डिनोमिनेटर और सेकेंड रेशियो का न्यूमरेटर दोनों सेम टू सेम है। देखो यहाँ पर b है और यहाँ पर भी क्या है बच्चे लोग? b है ना, मतलब दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो a b और c है ना, ये कौन से प्रोपोर्शन में है? तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? देखो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? देखो इसी चीज को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। क्या करने का? ये जो AC है ना, मतलब ये जो C है ना, A के पास बुला लो तो क्या हो जाएगा? AC, और ये जो B है ना, B के पास भेजो तो B इंटू बी मिलकर के क्या हो जाएगा? B स्क्वायर। यानी इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं B स्क्वायर विच इज इक्वल टू AC, है ना। तो अगर ऐसा कुछ दिया गया है, मतलब B स्क्वायर जो है वो AC के इक्वल है, तो भी आप इस कंडीशन में क्या बोल सकते हो कि A B C जो है वो किस में है? तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? चलिए अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर किसकी बात करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन बोलो या फिर मीन प्रोपोर्शनल बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो अब ये ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? तो ये जो मैंने आपको बताया ना, यही तो है। सुनिए मैं आपको समझाती हूँ। देखो, अगर व्हेन, यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, आर इन कंटिन्यूड, स्पेलिंग गलत लिखी क्या? नहीं, ठीक है ना। ये क्या लिख रही हूँ? हाँ ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ना A B और C, तो फिर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो B है ना, याद रखना मिडिल वाला लेना है हम लोगों को, मिडिल वाला नंबर। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या आया? B। ठीक है, तो अभी B जो है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि देन B क्या हो जाएगा? B इज द मीन प्रोपोर्शनल या फिर ज्योमेट्रिक, B इज द ज्योमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा, GM करके बोला जाता है इसको, ज्योमेट्रिक मीन, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं और मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ AC, यानी कि A और C का जो मीन प्रोपोर्शनल है ना, वो क्या कहलाएगा? B कहलाएगा। ठीक है, यानी जो मिडिल वाला टर्म रहेगा ना, वो होता है आप लोगों का ज्योमेट्रिक मीन। किसका ज्योमेट्रिक मीन होता है? तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है। ठीक है, आपको नंबर्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ना 3, रुकिए सोचने दीजिए, कोई तो नंबर लेना चाहिए हम लोगों को। क्या ले सकते हैं? अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, 4 4 16। ठीक है, 4 ले लिया मैंने, और रुको मुझे लेने दो, और कोई 16 आता है क्या? यस, 8 एंड 2। तो देखो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं ना, 8, एक मिनट रुकिए, 2 4 एंड 8।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, अभी ध्यान से देखो, हाँ आपको सारी चीज समझ में आएंगी। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना, मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ऐसा कैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल दिया? तो देखो अगर ये रेशियो इक्वल आया तो फिर हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बोल सकते हैं ना। तो चलो यहाँ पे रेशियो हम निकाल करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसके नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। ये इसके इक्वल होना चाहिए, किसके? 4 को अभी यहाँ पे लिखेंगे, 8 को यहाँ पर। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? चलो एक बार इसको कट करके देखते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8। तो देखिएगा इधर भी 1/2 आया, इधर भी 1/2 आया। मतलब यहाँ पे जो रेशियो है ना स्टूडेंट, वो क्या है? इक्वल है। और हमने एक और बात देखी कि यहाँ पर जो है वही यहाँ पर भी है, यानी हम बोल सकते हैं कि 2 4 एंड 8 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये तीनों किसमें है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि इसमें ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? क्या बताया था मैंने आप लोगों को? जो बीच में आता है ना उसको ज्योमेट्रिक मीन मानने का। तो ये जो 4 है ना, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 4 क्या है? 4 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, किसका ज्योमेट्रिक मीन है? तो 2 एंड 8 का। समझ में आया? 2 और 8 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है स्टूडेंट? 4 है। इसी तरीके से आप और भी नंबर्स लेकर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन या फिर मीन प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन भी आप समझ गए। अभी यहाँ पर ना, मतलब ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है ना, यहाँ से कुछ कंक्लूजन आता है, सुनिएगा ध्यान से। देखो अगर आप मतलब आप ऐसे बोलो a/b विच इज इक्वल टू b/c, या फिर आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हो कि b² जो है ये किसके इक्वल होगा? ac के इक्वल होगा। होगा कि नहीं? b का मल्टीप्लाई b में करेंगे b², a का मल्टीप्लाई a मतलब c में करेंगे तो ac आ जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और इसी को आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि a b c किस में है? तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब देखो चीज वही है, लेकिन इसको लिखने का तरीका बदल गया है ना। मतलब हर जगह हम लोग अलग अलग तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर अब ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि बी यहाँ पर क्या है? तो मीन प्रोपोर्शनल है या फिर ज्योमेट्रिक मीन है। तो यहाँ पे आप लिखो, चौथे नंबर पे आप ये भी तो लिख सकते हो कि बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, ठीक है। A एंड C का ज्योमेट्रिक मीन क्या है स्टूडेंट? A एंड C, B, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हो। और 5वें नंबर पे आप ये भी तो बोल सकते हैं कि B क्या है? तो B इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A एंड C, यानी कि जो B है ना, B क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है A और C का, ठीक है। तो देखो बात एक ही है, लेकिन आप उसको मतलब उसी चीज को अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। चाहो आप ये बोलो, बात वही रहेगी, या फिर आप ये भी बोल सकते हो। अगर आपने ये बोला तो भी चलेगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या? यही ये रेशियो समझ में आएगा। और अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन बोला कि B क्या है? A और C का ज्योमेट्रिक मीन है, यानी यहाँ से हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस मतलब ये वाला रेशियो इस रेशियो के इक्वल है, ठीक है। या फिर आप मीन प्रोपोर्शनल भी करके बोल सकते हो, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और आप लोगों से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है ना, मुझे बताइएगा यहाँ पर जो मैंने लिखा है, रुको इसको एक बॉक्स में कर दूं। चलो इसमें मुझे आप बताना कि ज्योमेट्रिक मीन हम किसको बोलेंगे? बी को बोलेंगे, ए को बोलेंगे, या फिर सी को बोलेंगे? मुझे चाहिए अभी के अभी कमेंट करके बताइए कि हम ज्योमेट्रिक मीन इसमें किसको बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी एक काम करो, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली प्रैक्टिस सेट 4.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, प्रैक्टिस सेट 4.5 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि विच नंबर should be subtracted from 12, 16 and 21 so that the resultant numbers are in continued proportion। जैसे कि आपके पास ये 3 नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से दिए हैं? तो 12, 16 एंड 21, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इनको चेक करोगे ना, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। चलो एक बार हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 12/16, ये इक्वल आना चाहिए किसके? 16/21 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो चलो फिर हम यहाँ पे देख ही लेते हैं। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 4 3 12 होगा, 4 4 16 होगा, ठीक है। ये कैंसिल हो सकता है क्या? तो देखो इधर 16 है, ये 21 है, यानी कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को कैंसिल कर पाए। तो देखो इस साइड हमें क्या मिला? 3/4 और इस साइड क्या आया? 16/21, बराबर। तो बताइए ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये जो तीनों नंबर्स है ना, ये
कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि ये तीनों नंबर्स में से कौन सा ऐसा नंबर है जो अगर हम माइनस कर दें, यानी 12 में से भी उसे माइनस करना होगा, 16 में से भी माइनस करना होगा और 21 में से भी माइनस करना होगा, ठीक है। ये तीनों नंबर्स में से माइनस करने पे क्या होगा, मतलब क्या होगा, ये तीनों जो नंबर्स है ना वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इन तीनों नंबर्स में से, सो दैट द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी वो नंबर का हमें कुछ पता नहीं है तो उसको हम लोग कंसिडर कर लेंगे x, यानी हम ऐसा मान लेंगे कि x ऐसा नंबर है जिससे अगर हम ये तीनों नंबर्स में से माइनस करें तो फिर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे कि लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो रिक्वायर्ड नंबर है ना, यानी जिसे हमें माइनस करना है उसको हमने x मान लिया है, तो क्या लिखेंगे, लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये तीनों नंबर्स में से x को माइनस करेंगे, राइट। तो फिर जो हमें रिजल्टेंट नंबर होगा वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मिलेगा। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर 12 में से x को माइनस करो, चलो फिर क्या करना होगा, हाँ जी हाँ, 16 में से x को माइनस कर दो और फिर यहाँ पर ये जो 21 है इसमें से भी x को माइनस कर दो। ओके, तो फिर जो रिजल्टेंट नंबर होगा, यानी कि ये तीनों नंबर्स माइनस करने के बाद ये किस में हो जाएंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, है ना। मतलब ये तीनों किस में हो गए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो गए। ऐसा हमने अपने मन से नहीं बोला बल्कि क्वेश्चन में ही वो बात बोली गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया स्टूडेंट कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए अगर ये तीनों नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर 12, देखिए ऐसा यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 12 माइनस एक्स अपॉन में क्या आएगा, ये सेकेंड वाला नंबर यानी कि 16 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, तो हम पहले इसको लिखेंगे, जो बीच वाला नंबर रहता है वही दोनों जगह आता है ना, वो यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी आता है, पता है ना आप लोगों को। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा 21 माइनस एक्स, यानी कि ये दोनों रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता ही है। हम क्या करेंगे, इसको इधर लेंगे, इसको इधर लिखे मतलब लेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और वही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो चलो देख लेते हैं, इसको इधर बुलाओ। तो ये 12 माइनस एक्स पहले से है, रहने दो, और इधर ये आया तो मल्टीप्लाई में हो गया 21 माइनस एक्स। यहाँ पे देखिएगा 16 माइनस एक्स पहले से है, फिर से चला गया ये 16 माइनस एक्स, यानी कि 2 बार यहाँ पे आ गया 16 माइनस एक्स, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 का मल्टीप्लाई 21 में करो, बोलो जल्दी से कितना आएगा। तो चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं, 12 और 21, तो 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यानी कि 252 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस 12 एक्स आएगा, राइट। देखो इसका मल्टीप्लाई हमने इन दोनों में कर दिया, फिर ये माइनस एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना होगा, तो माइनस एक्स इंटू 21, यहाँ पे आएगा माइनस 21 एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस मिल करके प्लस, और एक्स इंटू एक्स करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, तो देखो 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स 2 बार है ना, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 16 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना होगा, तो यहाँ पे ना हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो फॉर्मूले में क्या होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, देखिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, याद है ना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। तो इसमें हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 252 पहले से रहने, तो देखो माइनस 12x माइनस 21x दोनों माइनस में है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे, और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो 2 1 3 फिर 2 1 3, यानी कि 33x आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा ये वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या आता है, a स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर आएगा। 16 का स्क्वायर जल्दी से बोलो कितना होता है, 16 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, 256 आएगा ना। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 36, यहाँ पे 3 आ गया, 6 1 6, यहाँ पे 9, 1 6 6 1, 6 9 6 15, मतलब 256, यानी कि अगर मैं 16 का स्क्वायर करूंगी तो 256 आ जाएगा। फिर क्या आता है माइनस 2ab, तो 2 और a का मतलब क्या होता है, रुको एक काम करते हैं, पूरा डिटेल में ही आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, वरना आप सोचोगे ये डायरेक्टली कैसे लिख रहे हो, रुको सोचने का मौका नहीं दूंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आएगा माइनस 2ab, तो 2a मतलब 16, b यानी क्या x, फिर क्या आता है प्लस b का स्क्वायर, b यानी क्या x, यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा जो है वो रहने, तो इसमें अभी कुछ भी मत कीजिएगा,
ठीक है। चलो इधर देखो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आ जाएगा। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करो 16 2 सा क्या होता है तो 32 होता है। यहाँ पे आ जाएगा 32x प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक, चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कैसे किया जाए, सोचिए जल्दी से, फटाफट सोचिए क्या कर सकते हैं हम। तो एक काम करते हैं, ये देखो एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है ना, देखो इस साइड है तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इन दोनों को हम लोग डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। आप बोलेंगे डायरेक्टली कैसे कैंसिल कर दिया, देखो अगर आप इसको इस साइड बुलाओगे तो ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस दोनों, मतलब देखिए ये पहले से प्लस में, अगर मैंने इसको इस साइड बुलाया तो वो माइनस में हो जाएगा ना। देखो आपको समझाती हूँ, रुको, एक काम करते हैं, क्या काम किया जाए, ये जो 252 है ना, इसको हम उस साइड मतलब उस साइड भेजते हैं और ये दोनों को इधर बुलाते हैं। रुकिए, ये -33x रहने दो प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही रहने दो। फिर यहाँ पे एक काम करते, रुको, इन दोनों को हम लोग इस साइड बुलाते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस है ना, इधर आने के बाद ये प्लस में हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये 256 रहने दो और इसको उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 252। ठीक है, अभी ध्यान से देखिए, ये देखिए प्लस में ये माइनस में, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, फिर उसके बाद 33x प्लस 32x, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 33 में से 32 को माइनस करोगे तो बोलो जल्दी से यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा ओनली -x। ठीक है, समझे कि नहीं, देखो 33 में से 32 को माइनस करो 1 आएगा, और ये जो x वेरिएबल है वो तो हमें लिखना ही होगा, और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या आ गया, माइनस का साइन है। ठीक है, फिर इधर देख लीजिएगा, यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4, और 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया तो 0, तो देखो यहाँ पे -x विच इज इक्वल टू क्या आया है, 4 आया है। अब देखो यहाँ से हम लोगों को ना x का एक्चुअल वैल्यू मिलेगा, देखो ये वाला माइनस जो है ना वो 4 के पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमें ना x का वैल्यू मिल चुका है, यानी जो हमसे पूछा गया था वो हमने बता दिया है। ठीक है, इसी को तो हमने, देखो x मतलब क्या, ये वो नंबर है जिसको अगर मैं ये तीनों में से माइनस करूँ तो फिर जो रिजल्टेंट नंबर होगा ना वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। आप चाहो तो यहाँ पे माइनस करके देखो, आपको पता लग जाएगा। रुको मैं आपको ना चेक करके बता देती हूँ। देखो इधर क्या लिखा है, 12 - x लिखा है ना, 12 माइनस x का वैल्यू क्या है, -4 आया है। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे 12 और माइनस माइनस मिलकर के +4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है, फिर इधर देखो क्या लिखा है, 16 - x लिखा है ना, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, 16 + 4 हो जाएगा, 16 4 कितना होता है 20। उसके बाद क्या है 21 है ना, तो 21 - -4, तो यहाँ पे आएगा 21 + 4, 21 + 4 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखो ये तीनों नंबर्स जो है ना वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। कैसे, चलो आप लोग को चेक करके बता दो। यहाँ पे आएगा 16/20 और फिर यहाँ पे आएगा 20/25। पता है ना, बीच वाले नंबर को दो जगह लिखते हैं, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब इसको कैंसिल करो तो 4 4 से 16, 4 5 से 20, यहाँ पे इसको 5 से कैंसिल करो, 5 4 से 20, 5 5 से 25। तो देखो इधर भी आया 4/5, इधर भी आया 4/5, यानी कि रेशियो तो इक्वल आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि ये तीनों नंबर्स किसमें है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ओके, तो देखो हमने इसका प्रूफ भी देख लिया। तो चलो अभी लास्ट में आंसर लिख दो कि क्या लिखोगे, यहाँ पे पूछा गया था ना कि विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर सो दैट द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि 4 इज द नंबर -4। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। देख लो मैंने कैसे स्टेटमेंट में लिखा है ना, वैसे ही आप लोग भी लिखिएगा। ओके, तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना स्टूडेंट, ये होता है कंप्लीट। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये तो सिंपल है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर 28 - x क्या है, मीन प्रोपोर्शनल है ये दोनों नंबर्स का, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 28 - x इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है तो फिर यहाँ पे रेशियो किस तरीके से बनेगा, बोलिए जल्दी से। रुको मैं आपको लिख करके दिखाती हूँ। देखो अगर ऐसा है, मैंने क्या बोला कि ये जो b है ना, ये a और c का मीन प्रोपोर्शनल है, यानी ये इस तरीके से बनेगा b² विच इज इक्वल टू a इंटू सी, ऐसा ही बनेगा ना। अगर b इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है तो फिर b² किसके इक्वल होगा, तो a इंटू सी के इक्वल होगा। समझ में बात आ रही है। चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, मान लो ऐसा है, रुको आप बोलोगे ये तो पहले भी देखा था, कुछ अलग बताओ। देखो मान लो ऐसा मैंने बोला कि ये जो e है ना ये मीन प्रोपोर्शनल है किसका, f और g का। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं कि ये जो e² है ना वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो f इंटू जी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया मीन प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। तो चलो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि 28 - x इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसका स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि इट इज गिवन दैट
इट इज गिवन दैट, क्या दिया गया है इसमें, चलो जी पहले ये देख लो कि 28 माइनस एक्स इज द 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ मीन प्रोपोर्शनल किसका मीन प्रोपोर्शनल है, ये दोनों नंबर्स आप लोग लिख दीजिएगा 23 माइनस एक्स एंड दूसरा आएगा 19 माइनस एक्स, ठीक है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल ये है बराबर। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर 28 माइनस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, यानी कि 23 माइनस एक्स इंटू 19 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इक्वेशन बन चुका है। अब इसे सिंप्लीफाई करके हमें क्या लाना है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो जी हम फाइंड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे इसमें, देखिए बताइए कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर a माइनस बी द होल स्क्वायर का, ठीक है। फॉर्मूला याद है ना, अभी अभी लिख करके आप लोगों को बताया था, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, है ना। चलो मैं यहाँ पे ना जो फॉर्मूला है वो मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ। देखो a माइनस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ओके। चलो अब इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये a है ये b है, तो सबसे पहले क्या आएगा स्टूडेंट 28 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2ab 2 इंटू a मतलब क्या है 28 और b यानी क्या x, तो यहाँ पे 28x आ गया। फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे b क्या है, तो x है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट x का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 23 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे और फिर इसी का मल्टीप्लाई ये x में भी करेंगे। फिर ये जो x है इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, ठीक है। तो मुझे ना ये रफ करना पड़ेगा, आप जो फॉर्मूला है वो नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर 23 का मल्टीप्लाई 19 में करो, तो 9 3 सा 27, यहाँ पे 2 आ गया, 3 1 सा 3, 3 2 5, 2 9 सा 18, 2 1 सा 2 1 3, यहाँ पे 7, 8 5 कितना होता है 8, 9 10 11 12 13, है ना, 13 का 3 एक आया, मतलब 437 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 23 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो माइनस 23x आएगा, माइनस x का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो माइनस 19x आएगा, और माइनस x का मल्टीप्लाई माइनस x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट x का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो देखिए 28 का स्क्वायर कितना होगा, 28 का स्क्वायर मतलब क्या, 28 का मल्टीप्लाई हमें 2 बार करना है, तो 8 8 से क्या होता है 64, फिर इधर 6 आ जाएगा, 8 2 से 16, 16 और 6 कितना होता है 22, फिर 2 8 से 16, 16 का 6, रुकिए एक मिनट, यहाँ पे एक आ जाएगा, 2 2 का 4 1 5, 4 6 2 8 5 2 7, यानी कि 784 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आएगा स्टूडेंट 784, फिर मल्टीप्लाई करो, 2 8 सा क्या होता है 16, 1 आया, और 2 2 सा 4 1 5, यानी कि 56x आ गया। फिर यहाँ पे x का स्क्वायर, इधर देखिएगा 437, यहाँ पर देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस में है ना, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलो जी जोड़ देते हैं, 3 9 9 10 11 12, 12 का 2 1 आया, 2 1 3 1 4, यानी कि 42x यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ गया प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। अभी क्या करना होगा हम लोगों को, तो एक काम करेंगे, सुनिए ध्यान से, ये जो 784 है ना, या फिर रुको क्या करते हैं, ये जो 437 है ना, इसको हम इस साइड बुलाते हैं, ये 784 को ऐसे रहने दो, इसको इधर बुलाओ, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। और इन दोनों को हम उधर लेकर के जाते हैं। इधर पहले से क्या है माइनस 42x है प्लस x स्क्वायर है, जब ये उधर जाएगा ये इधर माइनस में, उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 56x, और ये प्लस में जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो 4 में से 7 नहीं जाने वाला, इसने 1 दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, अभी यहाँ पे कितना बचा है 7, 7 में से 3 गया तो 4, और 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि 347 यहाँ पे आ जाएगा। फिर इधर देखिएगा 42x और ये 50, अच्छा पहले इन दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं, देखो ये प्लस में ये माइनस में, दोनों सेम टू सेम, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिएगा माइनस 42x प्लस 56x, तो ये माइनस में ये प्लस में, यानी कि माइनस करना होगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4,
और 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि यहाँ पे 14 आ जाएगा। प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में, क्योंकि बड़ा नंबर किस में है? प्लस में है। यहाँ पे आएगा 14x, ठीक है। अभी जो 14 है इसको इस साइड बुला लीजिए, तो देखिए 347 अपॉन में क्या हो जाएगा? 14 विच इज इक्वल टू x, यानी x का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट? तो 347 अपॉन 14 हम लोगों को मिल चुका है। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ x इज 347 अपॉन में आ जाएगा 14। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो किसमें है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12। मुझे बताइए मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? वो नंबर जो है कहाँ पर आता है? मिडिल में आता है, राइट। तो देखिएगा ये जो 12 है ना, ये क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है, यानी कि 12 जो है ना वो आ जाएगा बीच में, ठीक है। फिर आगे देखो क्या लिखा है, एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग, देखो मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 26, यानी ये जो बचे हुए नंबर्स रहेंगे ना दोनों, मतलब मेन प्रोपोर्शनल वाले को छोड़ करके इन दोनों का सम कितना आता है? तो 26 आता है। देन फाइंड दीज नंबर्स, यानी कि हमें वो नंबर्स का पता लगाना है कि वो तीनों नंबर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। जिसमें से बीच वाला नंबर तो हम जानते हैं, अभी हमें पता लगाना है ये नंबर और ये नंबर का, ठीक है। अभी हमें उनके बारे में पता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, यानी जो पहला नंबर है ना वो x है, दूसरा नंबर मतलब जो तीसरा नंबर है उसको हमने y मान लिया, ठीक है। ये मान करके हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द अदर numbers be x and y, ठीक है। मतलब जो दूसरे नंबर्स हैं उनको हमने x और y कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे सो देयरफॉर x 12 एंड y, देखो x 12 एंड y ये तीनों किस में हो जाएंगे? तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, देखो 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो देखिए जिसमें से बीच वाले नंबर का मतलब जानते हैं हम, वो क्या है? 12 है, और बाकी के नंबर्स को हमने x और y मान लिया है, तो ये तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x 12 एंड y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। चलो अब इधर आप लोग देखिए, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फिर 12 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? बताइए, x इंटू वाई के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही तो होता है ना, अगर 12 मेन प्रोपोर्शनल है इन दोनों नंबर्स का, तो 12 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? x इंटू वाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिएगा 12 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? 144 आ जाएगा। चलो मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे ऐसे करके लिखते गए ना पूरा ये भर जाएगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा? x इंटू वाई विच इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से ना हमें y का भी वैल्यू मिलेगा। कैसे? देखो ऐसे, y विच इज इक्वल टू, ये जो x है x को उस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 144 अपॉन में आ जाएगा x, ठीक है। तो देखो y को हमने इधर ही रहने दिया, x को उधर भेज दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि अभी देखिएगा आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई ना आपको अच्छे तरीके से। फिर यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया था कि एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स इज 26, यानी इसको छोड़ करके जो दोनों नंबर्स है ना उनका सम कितना आता है? 26 आता है। यानी कि वो दोनों नंबर्स कौन से हैं? 12 को अगर छोड़ा तो x और y है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई, इनका मतलब ये किसके इक्वल आएगा? 26 के इक्वल आएगा। ये हमने कहाँ से लिखा? तो ये क्वेश्चन में दिया गया था, है ना, ये कंडीशन तो क्वेश्चन में दी गई थी। अभी इधर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है x, y के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? तो देखो ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि y का वैल्यू हमें क्या मिला है? 144 अपॉन x मिला है, राइट। तो यहाँ पर ये जो y है ना इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 144 अपॉन में आ जाएगा x विच इज इक्वल टू 26, ठीक है। समझ में आया? ये हमने कहाँ से लिखा? 1 से लिखा, तो इधर लिख करके बताओ ना, फ्रॉम 1, ठीक। अभी क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, x का मल्टीप्लाई ये x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 144 और नीचे क्या है? x विच इज इक्वल टू 26। अभी क्या, ये जो x है ना x को हम उधर भेजेंगे, तो जब ये x उधर जाएगा तो मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 144 विच इज इक्वल टू 26x हो जाएगा। अब 26 को इधर बुला लो, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 100, एक काम करते हैं, जब 26 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो इसको बीच में रखो, -26
फिर प्लस 144 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि अब इधर कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब देखिएगा ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, तो इसे हमें मतलब इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अभी हमें क्या करना होगा, तो ये जो 144 है ना, इसके ऐसे दो फैक्टर्स बताइए कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 144 मिले और प्लस या माइनस करने पे हमें 26 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे, जल्दी से सोचो, आपको अब भी याद आ जाएगा। तो अगर आप बोलोगे 12 × 12 कर दो, तो 12 × 12 144 तो होता है, मतलब होता है, लेकिन 26 तो नहीं आ पा रहा, मतलब ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा बताओ जल्दी से, तो 18 और 8 हो सकता है ना, 18 8 का क्या होता है 144, और 18 और 8 को अगर मैं प्लस कर दूं तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे 18 और ये 8, अब प्लस करना है कि माइनस करना है, तो 144 तो प्लस में है, यानी मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आना चाहिए और यहाँ पर माइनस में हमें मिलना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, अगर ये दोनों माइनस रहेंगे तब जाके -26 हमें मिल सकता है। ठीक है, जानते हो ना इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किया भी था, कहाँ पे किया था बताती हूँ, चैप्टर नंबर 3 में हमने देखा था ना, मेरे ख्याल से उसी में था, पॉलिनोमियल्स में ही था। एक बार देखो क्या मैंने आप लोग को करवाया था, मुझे याद है पॉलिनोमियल्स में ही था ना। हाँ देखिए बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 3 में ही किया था, याद है आप लोगों को, प्रैक्टिस सेट 3.6, उसमें हमने फैक्टर्स निकाले थे ना, तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, इसके फैक्टर से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इतना तो हमने कर दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखा करते थे, यहाँ पे आ जाएगा x² और इसके प्लेस पे हम इन दोनों को लिखेंगे, तो क्या आएगा 18x और फिर यहाँ पे आ जाएगा -8x। ओके, और चलो यहाँ पे एक और बात बता देती हूँ, देखो जब इन दोनों को जोड़ोगे ना तो -26 आएगा। कैसे आएगा, देखो 8 8 कितना होता है 16, और ये 1 और फिर जो कैरी आया था वो, इन दोनों को जोड़ दिया तो देखो 26 आया कि नहीं। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो फिर आपको 144 ही मिलेगा। देखो 8 8 से 64, 6 आ गया, 8 1 8, 8 और 6 क्या होता है 14। देखो 144 आया कि नहीं, और माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 144 आता है मल्टीप्लाई करने पे, और इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 26 आता है। ठीक है, मतलब ये जो फैक्टर हमने लिया है ना वो एकदम राइट है। तो ये मैंने 26x के प्लेस पे इन दोनों को लिख दिया, फिर उसके बाद 144 विच इज इक्वल टू 0। अभी क्या देखिएगा, इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इधर भी x है इधर भी x है, यानी कि यहाँ से ना x को कॉमन लिया जा सकता है। तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे x² था ना, तो एक x को मैंने बाहर ले लिया, यानी कि अंदर एक x बचा हुआ है, फिर उसके बाद ये x तो बाहर जा चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, राइट। अब देखिए इसमें से हम लोग क्या बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग -8 को बाहर निकाल लेंगे, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो ये तो x इधर बचा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको थोड़ा सॉल्व करो तो देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि ये माइनस में आएगा। और फिर मतलब देखो आपको बताती हूँ, हमने क्या किया, इधर से माइनस को बाहर लिया है ना, तो जब हमने माइनस को बाहर लिया है तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। जैसे ये माइनस में था ना, तो अब ये प्लस में हो गया, जो प्लस में था वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं ये कितने बार में जाएगा, तो 8 1 8 हो जाएगा, है ना। देखो अगर मैं 144 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो देखो 8 1 8, माइनस करो कितना आएगा 6, फिर उसके बाद ये 4 को लिख लेंगे, 8 8 सा क्या होता है 64, यानी क्या आएगा 18 आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे लोग 18 और माइनस में, है ना, माइनस में आएगा, क्यों मैंने बताया आप लोगों को, और यहाँ पे आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई हमने कैसे किया, इतना हमने प्रैक्टिस सेट 3.6 में भी किया था, थोड़ा याद करो। ठीक है, थोड़ा अभी पीछे जा करके याद करो, आपको फटाक से याद आ जाएगा और समझ में भी आएगा कि यहाँ पर मैंने किया क्या है। अभी देखिएगा इधर भी x - 8 है, इधर भी x - 18 है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं x - 18, फिर उसके बाद x - 8 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं विच इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, तो देखिएगा x - 18 विच इज इक्वल टू 0, या फिर क्या हो जाएगा x - 8 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि देखो यहाँ पर x - 18 के इक्वल 0 हो जाएगा, या फिर x - 8 के इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर देखो यहाँ पे x लिखा है, ये जो -18 है ना इसको हम उस साइड भेजते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा -8 को उस साइड भेजेंगे तो +8 हो जाएगा। तो देखिए हमें x के ना यहाँ पर दो वैल्यूज मिले हैं, कौन कौन से वैल्यूज मिले हैं, एक तो मिला है +18 और दूसरा मिला है +8। अभी क्या, तो कौन सा वैल्यू कंसिडर किया जाए, तो हम लोग दोनों ही वैल्यूज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं इसके आगे का, देखिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले ये जो इक्वेशन नंबर कहाँ गया, अच्छा इसको ना इक्वेशन नंबर 2 नाम देना। ओके, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसमें हम लोग x का वैल्यू एक बार 18 रखेंगे और एक बार 8 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम
2, फ्रॉम 2 से देखिए देखते रहिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि व्हेन, जब x का वैल्यू क्या हम ले रहे हैं 18 ले रहे हैं, तो फिर y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 26 है ना। तो अगर मैं इसको, रुकिए, यहाँ पर है x, अच्छा x का वैल्यू हमें 18 रखना है ना। तो एक काम करते हैं, x के प्लेस पे 18 रखते हैं। तो 18 प्लस वाई विच इज इक्वल टू क्या है 26 है। 18 को उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस करो कितना आएगा, 26 में से 18 गया तो 8 आ जाएगा। यानी जब x का वैल्यू 18 लोगे ना तो फिर y का वैल्यू आप लोगों को क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो 8 मिलेगा। ओके, ये हो गया। और अगर हमने x का वैल्यू क्या लिया, व्हेन x विच इज इक्वल टू 8, तो फिर हमें y का वैल्यू कितना मिलेगा। चलो इधर सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो फिर से वही x प्लस वाई है ना, तो यहाँ पे अभी x का वैल्यू 8 रखना है। तो 8 प्लस वाई विच इज इक्वल टू 26, 8 को उधर भेजो, तो जब ये उधर जाएगा तो -8 करके हो जाएगा। और 26 -8 करने पे कितना आएगा स्टूडेंट, तो 16 में से 8 गया तो 8, और फिर यहाँ पे 1 बच रहा है ना, यानी कि 18। तो देखिएगा जब हमने x का वैल्यू 18 लिया तो y हमें कितना मिला, 8 मिला, राइट। देखो यहाँ पर, और जब हमने x का वैल्यू 8 लिया तो फिर हमें y कितना मिला, 18 मिला, राइट। तो x का वैल्यू या तो 18 होगा या फिर 8 होगा, या फिर ये जो y है ना, y का वैल्यू 8 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। तो लास्ट में आप लोग मतलब आंसर कैसे लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेंस द नंबर्स आर, कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे। तो देखिए हमने इसको कैसे लिखा था, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे लिखा था ना, x 12 y आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले x आना चाहिए। तो देखिए x का वैल्यू 18 बराबर, और बीच में तो 12 रहेगा, हम जानते ही हैं। उसके बाद से y, तो जब हमने x का वैल्यू 18 लिया तो y का वैल्यू कितना आया था 8, यहाँ पे लिख देंगे 8। या तो ये तीनों नंबर्स हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, अभी हम लोग x का वैल्यू 8 ले लेंगे, तो x के प्लेस पे 8 लिखेंगे, फिर ये 12 तो 12 ही रहेगा, और y के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, जब 8 लिया था तो y का वैल्यू कितना आया था 18 आया था। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18, यानी वो नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो 18 12 8 हो सकता है, या फिर 8 12 और 18 हो सकता है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। काफी मतलब सिंपल ही था, ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। बस यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो आप लोग को समझ में आनी चाहिए, और जो मैंने आपको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के बारे में बताया था वो भी पता होना चाहिए, तभी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो थर्ड वन समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे फोर्थ वन की। चलो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे लिखने वाले हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर ये यानी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी ये इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, तो फिर हमें यहाँ पे शो करना है, क्या शो करना है कि a b एंड c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो देखो a b c कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब हो सकते हैं, अगर ऐसा आ जाए यानी कि a अपॉन बी विच इज इक्वल टू b अपॉन सी आ जाए। अगर हमने इसको प्रूव कर दिया, या फिर अगर आपने ये ला दिया, देखो b का मल्टीप्लाई b में यानी b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का मल्टीप्लाई c में ac, अगर ये आ गया ना b स्क्वायर ac के इक्वल आ गया, तो फिर हम बोल सकते हैं कि यस a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो इक्वेशन दिया गया ना इसको नीचे लिखेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करके ये लाएंगे, क्या लाएंगे, b स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये भी ला सकते हो, ये भी ला सकते हो, दोनों में से कुछ भी आया ना तो आप बोल देना कि a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया उसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अभी क्या किया जाए, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना। देखो ये जो है ना इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हम लोग इस ब्रैकेट में करेंगे, तो क्या होगा, देखिए लाइन से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखो, ये a का मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, फिर b का मल्टीप्लाई भी तीनों में करेंगे, c का मल्टीप्लाई भी तीनों में करेंगे। ठीक है, देखो a का मल्टीप्लाई चलो a में करो तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई b में करो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ab, फिर a का मल्टीप्लाई c में करो तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ac। ठीक है, समझ में आया। फिर अभी b का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो यहाँ पे आएगा ab, और b का मल्टीप्लाई माइनस b में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर। फिर b का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट bc। ओके, फिर c का मल्टीप्लाई हमें करना है, तो c का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो बोलो जल्दी से क्या आएगा, ac आएगा, और c का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस bc, है ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर c का मल्टीप्लाई अगर मैं c में करूँ तो क्या आएगा, प्लस c का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और इसके इक्वल में ये जो था वो आप लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। इसके आगे का इधर मैंने लिखा है नीचे। ओके, अब आगे क्या किया जाए, हाँ सोचते हैं। तो देखो यहाँ पर
ये देखो इधर क्या है माइनस ए बी और इधर है प्लस ए बी, तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो देखिए इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, तो और कुछ हो सकता है क्या, ये देखो प्लस बी सी माइनस बी सी, तो ये दोनों भी हो सकते हैं कैंसिल, है ना। बाकी जो बचता है उसको लिख दो, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर बचा क्या है प्लस ए सी प्लस ये कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे बी स्क्वायर है ना, तो माइनस बी का स्क्वायर, माइनस बी ही आएगा, एक मिनट रुको, बी इंटू बी किया तो माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद ये ए सी बचा हुआ है प्लस ए सी, और इस साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे और कुछ भी कैंसिल होगा, क्या कैंसिल होगा, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको बताया था ना इसके पीछे का कारण। देखो अगर मैं ये ए स्क्वायर को इस साइड लूँ तो ये इधर आने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो एक प्लस दूसरा माइनस दोनों कैंसिल ही होंगे। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको पहले ही कैंसिल कर देते हैं ना, इधर लाने से अच्छा है कि उधर के उधर रख करके ही कैंसिल कर दो, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला जाएगा। वैसे ही देखिएगा यहाँ पर सी स्क्वायर भी बचा हुआ था ना, ये देखो सी स्क्वायर भी बचा हुआ था, इधर मैं लिखती हूँ, रुको, प्लस ए सी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये देखो इधर भी है सी स्क्वायर, इधर भी है सी स्क्वायर, दोनों प्लस में है ना, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पर बचेगा क्या, देखिएगा यहाँ पर बचा है ए सी प्लस ये देखो ए सी, और ये माइनस बी स्क्वायर बचा हुआ है प्लस ए सी, और ये माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू इधर बचा हुआ है ओनली बी स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब तो यहाँ से कैंसिल हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो माइनस बी स्क्वायर है इसको उस साइड लेकर के जाएंगे, और यहाँ पर देखिए ए सी मिला करके क्या हो जाएगा, 2ac हो जाएगा, और इधर बी स्क्वायर, जब ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 2ac विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो जल्दी से क्या होगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अभी क्या यहाँ पे लिखा मैंने, रुकिए, 2b का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमें क्या चाहिए था, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए सी हमें चाहिए था, यहाँ पे तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे 2 को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे, है ना, डिवाइडिंग बाय 2। चलिए इधर मैं लिखती हूँ कि डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइडिंग बाय 2, राइट, तो 2ac अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पे है 2b स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, तो 2 से 2 गया, इधर भी 2 से 2 गया, मतलब यहाँ पर क्या आया, तो b स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, ac, है ना, ये आ चुका है। तो यही तो हम लोगों को लाना था। अभी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, चलो यहाँ पे लिख दो कि देयरफॉर a b एंड c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर होता है कंप्लीट, आप लोग देख लीजिए। तो इस वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले थे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चंस देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे ये वाले मेथड से, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का यूज़ करके। फिर उसके आगे आने वाला जो वीडियो है ना, यानी कि 3rd वीडियो, सभी का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चिंता मत करो, वहाँ से जाकर के देख लेना, ठीक है। तो 3rd वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को ही के मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, ठीक है। चलो, गुड बाय एवरीवन।